हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम कर रहे हैं आपकी स्कूल व्यक्तित्व टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र भूगोल यानी ज्योग्राफी की माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस। कल हमने माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस किया था, जिसका वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। प्लेलिस्ट में हमने भूगोल टारगेट फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बना जाएगी। अभी बनाई नहीं है, आज बना दी जाएगी। उसमें पहला वीडियो उसमें मिल जाएगा। बाकी हमने यूट्यूब पर उसका माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस कर चुके हैं। आज करें माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस और ये कंटिन्यू चलेगी अपनी क्लास से। और आपको कंटिन्यू वीडियो को शेयर भी करना है, क्लास को शेयर करना आपका करते हुए। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा आपको पेपर जल्दी मिलेंगे आपको आपके सॉल्यूशन एनालिसिस के। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आपके लिए, और धीरे धीरे आपके सामने सब कुछ आपके सामने होगा। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, यदि आप अपने चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक जरूर करें और अपना कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसे लगे। तो देखते हैं आपका माइनर 2 का पहला क्वेश्चन क्या था आपका ज्योग्राफी का। शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखो आपका पहला क्वेश्चन था आपका प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत। कौन सा आपका प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिकी भूकंपों का निम्नलिखित में से किन गतिविधियों का निकटवर्ती संबंध है? वर्षण, वलय, ज्वालामुखी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का हमें चयन करना था। तो देखिए, हमें सही उत्तर का चयन करना था। तो आपका केवल ए सही है, ए बी सी सही है, या बी तथा सी सही है, या केवल बी सही है। तो देखो, इसमें वलन और ज्वालामुखी का आपका प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार कोई भूकंपों से कोई लेना देना नहीं है, केवल वर्षण का संबंध है। तो देखो आपका केवल एक कौन सी में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान भूत की कुंजी उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? डटन द्वारा, थ्रॉनबरी द्वारा, हटन द्वारा, या चार्ल्स लेयल द्वारा? तो आपका दो में आंसर हो जाएगा आपका ये हटन का सिद्धांत दिया हुआ कथन है आपका वर्तमान भूत की कुंजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 3 आपका गहरे अध्यय के अंदर भूकंप का अभाव किसके सारे पाए जाते हैं? जो गहरे अध्यय के अंदर में भूकंप का अभाव है वो किसके सारे पाए जाते हैं? अभिसारी प्लेट के किनारे, या अपसारी प्लेट के किनारे, या ट्रांसफॉर्म भ्रंश के किनारे कूट दे रेखा में? ऑप्शन नंबर ए, केवल सी, ए बी सी, या बी और सी? तो 3 में क्या हो जाएगा आपका? देखो, आपका अभिसारी प्लेट के किनारे का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अपसारी प्लेट के किनारे और ट्रांसभ्रंश के किनारे होता है। तो बी और सी, देखो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 4 था आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंपीय तरंगों के बारे में सही है? देखो, पी तरंग पृथ्वी में शेल कणों के अनुप्रस्थ गति को उत्पन्न करती है। ये बिल्कुल गलत है आपका, ये कोई नहीं करती है आपकी। पी तरंग एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से गतिमान। यस, पी तरंग है वो एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है। यह आपका बिल्कुल राइट है। एल तरंग टेढ़े मेढ़े पथ का अनुगमन करती है। यस, एल तरंग क्या करती है आपकी? टेढ़े मेढ़े पथ का अनुगमन करती है। तथा पी और एस तरंग की बात पूछती है। ये भी आपका राइट है। एस तरंगे ध्वनि तरंगों की समान अनुदैर्ध्य गति करती है। नहीं, ध्वनि तरंगों की समान अनुदैर्ध्य गति नहीं करती है आपकी एस तरंगे। ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था? सही कथन पूछा। तो सही कथन कौन सा हो गया आपका? एक तो बी हो गया, एक आपका सी हो गया। तो बी और सी कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 4 का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 क्या आया था आपका? 5 आया था, देखो, अप्रैल 2024 में माउंट रुआंग ज्वालामुखी का उजागर हुआ। कौन सी ज्वालामुखी का? आपका माउंट रुआंग ज्वालामुखी का उजागर हुआ, जो स्थित आपके चिली में है, इंडोनेशिया में, या फिलीपींस में, या जापान के अंदर है। ये आपकी स्थिति आपके इंडोनेशिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार। भूकंप के बारे में हमें विचार करना है। देखो, आपको कथन दे रखे भूकंप को के प्रघात एक बिंदु पर जनित होते हैं, जिसे अधिकेंद्र कहते हैं। यह आपका गलत है, जिसे अधिकेंद्र नहीं कहते हैं। प्रघात का उद्गम बिंदु परपटी अथवा प्रहार के अंदर हो सकता है। ये बिल्कुल राइट है आपका। जो आपका परघात है, परघात का उद्गम है, ये आपके बिंदु की परपटी अथवा प्रहार के अंदर हो सकता है। ये बिल्कुल राइट है आपका। अपेक्षाकृत अधिक भूकंप पर्वत क्षेत्र के विवर्तनिक प्लेट की सीमा पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके विवर्तनिक प्लेट की सीमा पर पाए जाते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो आपका पहला तो गलत है, आपका 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका? भूकंप में सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे जो भूकंप में सर्वाधिक विनाशकारी होती है? आपकी पी तरंगे होती है, एल तरंगे होती है, एस तरंगे होती है, या पीजी तरंगे होती है? तो वो होती है आपकी एल तरंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या था आपका? काम्बे ग्रोवेन निम्नलिखित भूकंपों में से किसी एक के साथ संबंधित है? आपके भुज भूकंप से, लातूर भूकंप से, या जबलपुर भूकंप से, या केटा बलूचिस्तान भूकंप से? तो आपका काम्बे ग्रोवेन है, यह आपका संबंधित है आपके भुज भूकंप से। भुज का आपके गुजरात के अंदर।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 दिया होता हमें, नीचे दिए दो व्यक्ति हुए दिए गए, कोई क्या दिए हुए हमें, दो व्यक्ति हुए दिए हुए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर दिया हुआ है, जिसके नीचे दिए कूट को सही उत्तर का हमें चयन करना है। कथन ए दिया हुआ है, भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय में प्रदेश में स्थित है। ये सर्वाधिक भूकंपीय गहनता की जो श्रृंखला है वो हिमालय में है, आपका टेहरी बांध वगैरह वहाँ पर। आर देखो कथन दे रखा है, हिमालय प्रदेश प्लेटों के विस्तृण सीमा में स्थित है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, जो हिमालय प्रदेश है अपने प्लेटों की अभिसरण सीमा में स्थित है। तो यहाँ पर देखो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण की करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ज्वालामुख ने इंगित करता है, जो आपका ज्वालामुख है वो आपको इंगित करता है, किसको इंगित करता है ये हमें बताना था आपको। उस प्रक्रिया का जिसमें पिघले हुए चट्टानों को पदार्थ अथवा मैग्मा वो पट्टी प्रवेश करता है, बिल्कुल राइट। भारी मात्रा में पृथ्वी सतह की ज्वालामुखी चट्टानी ज्वालामुख से उदागिरता होती है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। पिघली हुई चट्टानों की पदार्थ का पृथ्वी सतह पर उद्गारित होने के बाद उन्हें क्रिस्टलीय अर्धक्रिस्टलीय आकार में ठोस होने की प्रक्रिया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, तो तीनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमें, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटुओं का सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो पहला दे रखा है आपका मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर किसे कहा जाता है आपका, मैग्मा चैम्बर कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 को कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल के नीचे वह स्थान जहाँ लावा का निर्माण होता है तथा मैग्मा के बाहर बहने के स्रोत के रूप में काम करता है, तो आपका पहला तो हो गया 4। देखो अधिकेंद्र, अधिकेंद्र किसको कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं आपके पृथ्वी धरातल पर बिंदु जहाँ पर भूकंप का प्रभाव अधिकतम पड़ता है, ये उसको क्या कहते हैं आपके अधिकेंद्र कहते हैं। अब ये ऊपर परिभाषा आई थी आपकी अधिकेंद्र की, जो आपका गलत हुआ था, आप देख लीजिए उसकी सही परिभाषा ये होती है आपकी। विदर, विदर यानी मुख्य, मुख्य क्या होता है आपका, भूपटल का एक क्षेत्र जहाँ मैग्मा बाहर निकलता है, भूपटल का एक क्षेत्र जहाँ आपका मैग्मा बाहर निकलता है उसी क्या कहते हैं आपके विदर मुख्य कहते हैं। भूकंप या उद्गम, तो आपका भूकंप या उद्गम का केंद्र क्या होता है आपका, पृथ्वी के धरातल के नीचे वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं आपके भूकंप का उद्गम कहता है। अभी आपके थाईलैंड वगैरह में अभी बार प्रेजेंट में आपके भूकंप आए, उनके उदाहरण आप समझ सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 1 2 3। तो ऑप्शन देखो आपका 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, कौन सा है जो आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो माउंट अप्लेशियन है, यही आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखो माउंट फ्यूजियामा और माउंट मेयान, माउंट किलिमंजारो, ये तीनों कौन से आपके ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हवाई द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है, क्यों जाना जाता है आपका हवाई द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी का, वे अभिसारी प्लेटों के अंतर्घर्षण के क्षेत्र में स्थित नहीं, वहाँ भ्रंश एवं विभंग पाए जाते नहीं, वे एक अग्निशिखा के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है, अभी अग्निशिखा के ऊपर स्थित है। जो हवाई द्वीप है आपके, हवाई द्वीप है वो किस पर स्थित है आपके, एक अग्निशिखा पर स्थित है, इसलिए ज्वालामुखी पाए जाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर है आपके हवाई द्वीप जो आपकी ज्वालामुखी के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए दिया हुआ, दूसरा कारण आर दिया हुआ, उसके नीचे दी गई कूट का सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो उत्तर का सही उत्तर का हमें चयन करना है। पहला कथन दे रखा है, विस्फोटी प्रकार के ज्वालामुखी उदागर विनाशी या अभिसारी प्लेट की सीमाओं से संबंध होते हैं, जिसमें अपेक्षाकृत भारी प्लेट अपेक्षाकृत हल्की प्लेट के नीचे स्थित होती है। मध्य महासागरीय कटक के नीचे स्थित ऊपरी मेंटल के द्रव्य पिघल जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गारों के दौरान लावा के रूप में ऊपर संचारित होते हैं। तो देखो आपका इसमें ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। जो आपका परिप्रशांतीय ज्वालामुखी पट्टी है इसका भाग कौन सा नहीं है, तो एलुसियन द्वीप समूह या मिंडनाओ द्वीप समूह या एजोर्स द्वीप समूह या सकालियन द्वीप समूह। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एजोर्स द्वीप समूह, ये आपका परिप्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। 16 क्या है, 16 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। तो आपको सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। देखो क्राकाटोआ है,
क्राटाटोवा है कौन से देश के अंदर स्थित है ये हमें बताना है। तो ये स्थित है आपके सुडा जल डमरू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ये तो आपका 3 में हो जाएगा। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस है, माउंट सेंट हेलेंस का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कोटोपेक्सो है, कोटोपेक्सो कहाँ पर आपका इक्वाडोर के अंदर है, 2 हो जाएगा। मेयन का आपका फिलीपींस के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है। ठीक है, वो रहा आपका नोवा रप्टा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है आपका नोवा रप्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन है दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो आपका अभिकथन यदि प्रशांत महासागरीय अंतः स्थल में ज्वालामुखी उद्गार प्रकार के होते हैं, बिल्कुल राइट है। श्यान लावा का शांत रूप से उद्गार होता है, ये बिल्कुल गलत है। शांत रूप से उद्गार नहीं होता आपका, श्यान लावा का तीव्र रूप से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या आपका 1968 में विशाल नुई अद्रते का उद्गार हुआ माउंट फुजियामा के द्वारा या माउंट मेयोन के द्वारा या माउंट विसुवियंस के द्वारा या माउंट किलिउआ के द्वारा। तो 19 का आंसर हो गया आपका आउट, ऑप्शन नंबर 2 माउंट मेयोन के द्वारा आपकी 1968 में विशाल नुई अद्रते का उद्गार हुआ। किसके द्वारा, आपके माउंट मेयोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है, लहर, तुषार संपर्ण, शैलपात या मलबा संकलन। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लहर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका स्तरपटक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका अभिलक्षण है। जो आपका स्तरपटक ज्वालामुखी है किसका अभिलक्षण है ये हमें बताना है आपका। तो यहाँ पर देखो बेसाल्ट मैग्मा का तो नहीं है, ये आपका अंतर्धारीय परत शामिल होती है। यस, आपका जो स्तरपटक ज्वालामुखी है उसमें अंतर्धारीय परत शामिल होती है। मैग्मा गैस युक्त और अत्यधिक श्लेष्म पाया जाता है इसमें, किसमें, आपका स्तरपटक ज्वालामुखी के अंदर। ये भी आपका सही है। मैग्मा निम्न दाब पर उत्पन्न नहीं होता, आपका उच्च दाब पर होता है, उस दाब पर होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं हम निम्नलिखित कथनों पर हम। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो निम्नलिखित कथनों में मोना लोवा एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है, बिल्कुल राइट है। जो आपका मोना लोवा एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड शंकु हवाई द्वीपों में पाए जाते हैं। यस, जो आपके शील्ड के शंकु है वो हवाई द्वीपों में पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा हवाई द्वीप के आपके अग्नि श्रृंखला पर स्थित है आपके हवाई द्वीप। शील्ड शंकु का ढाल नतोदर होता है। जो आपके शील्ड शंकु है उनका ढाल कैसा होता है आपका नतोदर होता है। तो देखो आपके ऑप्शन तीनों सही है, तो तीनों आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, लहर है, लेपेली है, टेप है या टालस है। तो 23 में आपका जो टालस है ये आपके ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका 24 आपका कथन दिया हुआ है, वही 2 वक्तव्य दिए हुए में अभिकथन दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है। तो नीचे दिए कुट को हमें सही बताना है आपका। देखो आपका देखो क्या दिया हुआ हमें, एक कथन दिया हुआ है मध्य अटलांटिक रिज के साथ साथ चलने वाले अंतः स्थल में ज्वालामुखी क्रिया की अत्यधिक संभावना होती है। यस, जो आपका मध्य अटलांटिक रिज है उसमें साथ साथ चलने वाले अंतः स्थल में ज्वालामुखी की क्रिया है वो अत्यधिक संभावना होती है। ये बिल्कुल राइट है आपका। भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सेपित होकर अधिक गहराई पर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। जो आपकी भारी प्लेट रहती है वो हल्की प्लेट के नीचे सेपित होकर अधिक गहराई में क्या निर्मित करती है, आपकी मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। वो प्लेट किस में परिवर्तित हो जाती है, आपकी मैग्मा में। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखो ए और आर तो दोनों सही है, परंतु आर एक ही वाक्य थोड़ी कर रहा है, वाक्य नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो कथनों पर विचार करते हैं। अधिकतर सामान्यतया ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। अधिकतर जो उद्वेदित सेल आपके वो सामान्यतः किससे निर्मित होते हैं, आपके आकार के बड़े बेतौलित कहा जाता है। जो अधिकतर किससे निर्मित होते हैं, आपके ग्रेनाइट होते हैं उससे निर्मित होते हैं, परंतु सदैव नहीं। तो ये तो आपका गलत हो गया, सॉरी। देखो ऊपर थोड़ा पढ़ते हो वापस।
उद्वेदित सेलों के बड़े आकार को बेथोलित कहा जाता है। जो उद्वेदित सेल है उनके बड़े आकार को क्या कहा जाता है? आपके बेथोलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका बेथोलित कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? देखो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका, अधिकतर सामान्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होती है। जो आपके उद्भिद सेलों के बड़े आकार के होते हैं बेथोलित है, और अधिकतर किसी बने होते हैं आपके ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, परंतु सदैव नहीं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, आपका सदैव बेथोलित है, वो ग्रेनाइट से निर्मित नहीं होती। सामान्यतः अधिकतर सामान्यतः होती है आपकी ग्रेनाइट से निर्मित। दूसरा दे रखा लेंस का आकार की भारी चट्टानें जो अपनति काठी अथवा पर्वतों के की अभिनति के तल में होते हैं, ये आपका गलत है। वृहत गुम्फाकार जिसके किनारे तीव्र अवगमन अज्ञात गहराई के होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। खतन कौन सा सही है? तो देखो आपका 1 सही है और 3 सही है। बेथोलित के बारे में कहा जाता है, तो ये वृहत गुम्फाकार कार के किनारे तीव्र अवगमन अज्ञात गहराई के होते हैं आपके, जो बेथोलित होते हैं वो। तो आपका 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था आपका? देखो 26 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है यह हमें बताना है हमें। भृगु ढाल एक ईमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृति है। जो आपका भृगु ढाल है वो एक ईमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। संप्राय मैदान केवल निक्षेपण से निर्मित होते हैं, केवल निक्षेपण से निर्मित नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जलोढ़ शंकु एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। जो जलोढ़ शंकु है आपकी वो एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 4 बचा आपका। स्लिप ऑफ ढाल नदी विसर्प के किनारे एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, बिल्कुल राइट। जो आपका स्लिप ऑफ ढाल है वो नदी विसर्प के किनारे एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 26 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 27 आपका, रिएक्टर स्केल पर में प्रत्येक अगला तीव्रता मान पिछले से कितना शक्तिशाली होता है? जो आपका रिएक्टर स्केल मापनी में प्रत्येक अगला तीव्रता का मान पिछले से कितना शक्तिशाली होता है? 8 गुना, 10 गुना, 100 गुना या 64 गुना? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 गुना होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मानचित्र पर भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने पर आकृति बनती है। जो मानचित्र पर भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाते हैं तो उनकी आकृति कैसी बनती है? सररेखीय बनती है, दीर्घवृत्ताकार बनती है, त्रिभुजाकार बनती है या वर्गाकार बनती है? तो वो बनती है आपकी दीर्घवृत्ताकार, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से भूकंपनीय तरंगों की गति उचित क्रम है। जो आपकी भूकंपनीय तरंगें गति है उनका उचित क्रम क्या है यह हमें बताना है। तो पहला दे रखा है देखो P ग्रेटर देन S स्टार ग्रेटर देन PG। दूसरा दे रखा है S ग्रेटर देन S स्टार ग्रेटर देन PG, P ग्रेटर देन SG ग्रेटर देन S स्टार। चौथा ऑप्शन दे रखा है P ग्रेटर देन P स्टार ग्रेटर देन PG। जो आपके भूकंपनीय तरंगे उनके उचित क्रम होता है, तो आप वो होता है आपका P ग्रेटर देन P स्टार ग्रेटर देन PG। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भूकंपीय प्रभाव के क्षेत्र में आता है? कौन सा प्रभाव है जो आपके भूकंपीय क्षेत्र के प्रभाव में आता है? आपका हिमस्खलन आता है, आग लगाना आता है, सुनामी आता है या धरातलीय विसंगति आता है? तो 30 में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 धरातलीय विसंगति है, वो आपके भूकंपीय प्रभाव के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। तो देखो इसमें कूट था, तो कूट आपका जो भूकंपीय प्रभाव के अंदर हिमस्खलन भी आता है, आपका आग लगाना भी आता है, सुनामी भी आता है और धरातलीय विसंगति भी आता है। क्योंकि इसका चारों है आगे कूट दे रखा था, तो आपका अप्रोच भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 31 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में से हम सम्मिलित करते हैं, क्या सम्मिलित करना है हमें? देखो सर्वाधिक ग्लेशियर है, सर्वाधिक ग्लेशियर है, सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पाई जाती है आपकी? सर्वाधिक ग्लेशियर आइसलैंड में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा। तो 2 देखो इसमें किसी में, बाकी सभी में नहीं आ रहा, 2 पहले में, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा 31 का। तो बाकी देख लीजिए क्राकाटोवा है वो कहाँ पर पाया जाता है? आपका इंडोनेशिया में होता है। 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ पर आपकी? 10,000 द्वारों घाटी आपकी अलास्का के अंदर है, और मोना लोआ है आपका हवाई द्वीप के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका? 32 आया था आपका, देखो निम्नलिखित सत्य कथन है, तो सत्य कथन है, निम्नलिखित में हमें सत्य कथन बताना है। देखो लेथोलिथ है, कम गहराई पर बनी घुमताकार आकृति, तो कम गहराई पर आपकी जो घुमताकार आकृति बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? आपका लेथोलिथ कहा जाता है। धरातलीय लावा का ऊर्ध्वाधर रूप से जमाव, जो आपके धरातलीय लावा है उसका ऊर्ध्वाधर रूप से जमाव होता है, उससे क्या कहा जाता है? आपका डाई कहा जाता है। देखो लावा का जमाव तरसरी रूप में होता है, जब लावा का जमाव है वो आपके तरसरी रूप में होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका लेपालिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका लेपालिथ कहा जाता है। अपनति व अभिनति के रूप में लावा का जमाव, अपनति व अभिनति के रूप में लावा का जमाव है वो क्या कहलाता है? आपका फेकोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फेकोलिथ कहलाता है। तो चारों सत्य है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 4 सभी सत्य। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्वालामुखी क्रिया की कारण है? कौन सा कारक है जो ज्वालामुखी क्रिया की कारण है? भूगर्भ में तापवर्ती, भूकंप, प्लेट विवर्तन की या मेंटल प्लूम। तो प्रोत में से सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो आपका देखो ज्वालामुखी क्रिया के कारण आपके भूगर्भ में ताप की वृद्धि भी है, भूकंप भी है, आपका प्लेट विवर्तन की भी आपके ज्वालामुखी क्रिया के कारण है, और मेंटल प्लूम है ये भी आपके ज्वालामुखी क्रिया का कारण है। तो चारों है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। हवाई द्वीप फिर से आ गया, हवाई द्वीप के 3-4 क्वेश्चन आ गए। हवाई द्वीप में के ज्वालामुखियों की उत्पत्ति के संबंध में हॉट स्पॉट का सिद्धांत दिया। जो आपके अग्नि श्रृंखला पर स्थित है कौन सा आपका हवाई द्वीप। तो इनके ज्वालामुखी की उत्पत्ति के संबंध में हॉट स्पॉट सिद्धांत किसने दिया था? आपका जो विल्सन ने दिया था, या मॉर्गन ने दिया था, या पार्कर ने दिया था, या हैरी एस ने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था आपका टूजो विल्सन ने, ऑप्शन नंबर 1। हॉट स्पॉट सिद्धांत किसने दिया था हवाई द्वीपों के लिए? टूजो विल्सन दिया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का उदाहरण है। जो आपका अंतरा प्लेट है उसकी ज्वालामुखी का उदाहरण क्या आपका? क्लूया, देमवंत, या स्टाम्बोली, या तंबोरा। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लूया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है यह हमें पूछा गया था। तो वो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरेन, स्टाम्बेली, ताल, मेयन और को है। ये आपके पूरी सभी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो गया आपका 36 का आंसर। बाकी देखिए आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है वो नारकोडम है, एकांगुआ है और फ्यूजियामा है। मर्त ज्वालामुखी कौन कौन से आपके? देमवंद है, अरारात है और किलिमंजारो है, पोपा है। ठीक है, बाकी आपका सक्रिय ज्वालामुखी आपकी ये नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 में सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ज्वालामुखी क्रिया से निचली धूल और राख सामग्री को खा जाता है। जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसकी जो निचली धूल है और उसकी राख सामग्री है उसको क्या खा जाता है? लावा खा जाता है, पायरोक्लास्टिक खा जाता है, या रिगोलिथ खा जाता है, या टिल खा जाता है। तो उनको खा जाता है आपका पायरोक्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या था आपका 1950 में आसाम और 1967 में कोयना। दो 1950 में अपने आसाम में उसमें भूकंप आया था, और 1967 में आपको कोयना में भूकंप के संबंध में भूकंप के किस कारण से संबंधित थे? वो आपके ज्वालामुखी कारण था, या समस्थितिक स्थिरता का कारण था, या इलास्टिक रिबाउंड का कारण था, या विवर्तनिक का कारण था? जो आपके असम और कोयना में 1967 और 1950 में भूकंप आए थे उनका कारण था आपका विवर्तनिकी कारण। कौन सा कारण था आपका? विवर्तनिकी कारण, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 39 देखिए आपका भूकंप के कारण की व्याख्या के संबंध में इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने प्रस्तुत की? जो आपकी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो किसने प्रस्तुत की थी? आपकी R.D. ओल्डहम ने की थी, या H.F. रीड ने दी थी, या आपकी B. विलियम्स ने दी थी, या P.G. वोर्स शेस्टर ने दी थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा वो दी थी आपकी H.F. रीड ने। इलास्टिक बाउंड थ्योरी किसने दी थी? आपकी H.F. रीड ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 40 है किसने सर्वप्रथम भूकंपीय छाया क्षेत्र का पता किया था? जो आपके किसने था, कौन थे जिन्होंने भूकंपीय छाया क्षेत्र का पता किया था? ले हेमन थे, ओल्डहम थे, रिक्टर थे, या मारोविक थे? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ओल्डहम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। पवन विदर गैप परिघटना किससे संबंधित है? जो आपका पवन विदर गैप है परिघटना किससे संबंधित है? हिम जलीय निक्षेपण से, नदी द्वारा पार्श्विक अपरदन से, नदी द्वारा अभिशीर्ष अपरदन से, या हिम नदी समतलन से? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नदी द्वारा अभिशीर्ष के अपरदन से संबंधित आपका पवन विदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका 42 को हमें कूट से मिलाना था हमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कुटु का सही उत्तर का हमें चयन करना है। देखो यहाँ पर हम सही उत्तर का चयन करते हैं जो अपरदन के कारण दे रखे हैं और अपरदन के लक्षण दे रखे हैं हमें। ठीक है, नदी पुनर्युक्त है वो अध्यय कर्तित विस्तार के कारण होता है। गतिशील हिम है वो आपका निलंबन गाठी में होता है। बहती हवा है वो होती है आपकी चपका टीपा, और नदी अपरदन है वो कहलाती है आपकी अवन मित कुंड। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है हमें। तो यहाँ से देखो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा संकल्पना दे रखी है और उसमें विद्वान दे रखे हैं। तो प्राइमार्प है ये आपकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये प्रस्तुत की थी आपके डब्ल्यू पेंक ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा आपके। पेडी प्लेन है, पेडी प्लेन किसने दिया था आपका? एल चिकिंग ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। पेन प्लेन है, पेन प्लेन किसने दिया था आपके? CH
में ने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। और पेनिप्लेन आपका WM डेविस ने दिया था। तो आंसर क्या हो गया आपका 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 4। 44 देखिए, निम्नलिखित अध्ययन मालिक आलू के कलानुसार क्रम करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करते हुए सही उत्तर का में चयन करना है। वरुम, रीस, मिंडल या गुंज। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका सही क्रम उत्तर का चयन करना है क्रमबद्ध करके। तो पहला तो कौन सा आएगा आपका 44 में, पहला तो आएगा आपका गुंज, गुंज के बाद में आपका मिंडल, मिंडल के बाद में आपका रीस, रीस के बाद में वरुम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सेल मलवा ढाल अनुवांशिक रूप से डैश ढाल है। कौन सा ढाल आपका विवर्तनिक, ज्वालामुखी, अपरदनात्मक या उन्नयनात्मक। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, AC लोसन 1915 के द्वारा पेंडिमेंट की उत्पत्ति की कौन सी व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी आपकी। चादरीय बाढ़ जमाव, क्षितिजीय शरण या पर्वतीय अगर का अपगमन या पार्श्वीय शरण। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय अगर अपगमन, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 47, किसने ढाल विकास की बहु प्रक्रिया संकल्पना प्रतिपादन किया था। आपके जो बहु प्रक्रिया संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया था आपका AC लोसन ने, H बॉलिंग ने, GK गिलबर्ट ने या LC किंग ने। तो ये क्या था आपके H बॉलिंग ने। बहु प्रक्रिया सिद्धांत या बहु प्रक्रिया संकल्पना का प्रतिपादन आपके H बॉलिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, नीचे दिए गए चित्र द्वारा ढालों का सही क्रम बताना है। तो देखो किसी भी समुद्र में जाते हैं तो पहला ढाल क्या आता है आपका, यहाँ से ये आपका ढाल है, ये ढाल क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं आपके वर्धमान ढाल कहते हैं। कौन सा वर्धमान ढाल कहते हैं, फिर आपका निस्त्रावन ढाल कहते हैं, फिर मलबा नियंत्रण ढाल कहते हैं और फिर आपका सहमान ढाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, असत्य है हमें ये बताना। जो प्राथमिक ढाल है, प्राथमिक ढाल को क्या कहते हैं हमें अभी देखा हमने, विवर्तन क्रिया द्वारा निर्मित होती है प्राथमिक ढाल, ये बिल्कुल सत्य है। द्वितीय ढाल आपके अपवर्तन क्रिया द्वारा निर्मित नहीं होती है, किनके द्वारा अपवर्तन क्रिया द्वारा निर्मित नहीं होती है आपकी द्वितीय ढाल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से ढाल को पैंक में वर्धमान ढाल कहा जाता है। अवतल ढाल को या मुक्त पृष्ठ ढाल को या डिस्चार्ज स्लोप को और या उत्तल ढाल को। तो किसको कहा जाता है आपका 50 में आपके उत्तल ढाल को वर्धमान ढाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से हमें सम्मिलित करना। तो चलो सम्मिलित करते हैं हम। देखो औसत ढाल मापन है, औसत ढाल मापन ये आपकी विधि किसने दी थी, आपकी स्मिथ महतो ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। सॉरी, औसत ढाल मापन है ये दी थी आपकी रेंजर नेहरी ने, ऑप्शन नंबर 2। तो इन दोनों ऑप्शन को काट दो आप। तल मापन विधि है, तल मापन विधि किसने दी थी आपकी रॉबिन्सन ने दी थी, ऑप्शन नंबर 3। और कोणीय ढाल विधि है, कोणीय ढाल विधि दी थी आपकी वेंटवर्थ ने। और सापेक्षिक उच्चावच विधि दी थी आपकी किसने, स्मिथ ने। तो चौथा ऑप्शन आपके 4 में आएगा। तो यहाँ से देखो आपको क्या हो गया आंसर 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 3 4 आपका आंसर हो गया 2 3 1 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, सरल रेखीय ढाल को स्टालर ने बताया। जो आपकी सरल रेखीय ढाल है इसको स्टालर ने क्या बताया आपका, रिपोज ढाल, वर्ष्टि दुल्हन ढाल या मर्दा सर्पण ढाल या विवर्तनिक ढाल। तो 52 का आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रिपोज ढाल के नाम से जाना गया इनको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, निम्न से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना था आपका। फेनमैन के अनुसार ढाल का निर्माण मृदा के संपन्न से होता है। लॉसन के अनुसार ढाल का निर्माण मृदा संपन्न से होता है। या गिलबर्ट ने ढालों का निर्माण मृदा संपन्न वष्टि दुल्हन दोनों से बताया। या बॉलिंग के अनुसार ढाल का निर्माण मृदा संपन्न और वष्टि दुल्हन दोनों के संयुक्त रूप से बताया। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सत्य है आपका। बॉलिंग के अनुसार ढाल का निर्माण मृदा संपन्न एवं वष्टि दुल्हन के दोनों के संयुक्त रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो आप, परिणति काठी पार्श्व श्रृंखला का प्रतिपादन किसने किया, डेविस ने, पैंक ने, स्ट्राहेलर ने या वुड ने। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डेविस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, किस दशक के दौरान विकासशील देशों में भू आकृतियों के अध्ययन का उपयोग संसाधनों के संरक्षण हेतु किया जाता है। आपका 1930 से 1940 के दशक, 1960 से 1970 के दशक, 1940 से 50 के दशक, 1920 से 30 के दशक। तो 55 में आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 1960 से 1970 के दशक के बीच
आपकी जो किस दशक के दौरान विकासशील देशों में भू आकृतियों के अध्ययन का उपयोग संसाधनों के संरक्षण हेतु किया जाने लगा था, और जाने लगा था आपको 1960 से 1970 के दशक के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा गया था आपका इस पेपर के अंदर। 56 पूछा गया था आपका, निम्न में से किसमें भू आकृति के ऐतिहासिक विकास एवं समय के अनुसार उसमें हुए परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। आपकी मोर्फोग्राफिक मैप में, या मोर्फो जेनेटिक मैप में, या मोर्फोमेट्रिक मैप में, या मोर्फो क्रोनोलॉजिकल मैप में। तो ये हो गया था आपका 156 में ऑप्शन नंबर 4, मोर्फो क्रोनोलॉजिकल मैप के अंदर आपका ऐतिहासिक विकास समय के अनुसार उसमें परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 57 था आपका, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ द्वारा अनुप्रयुक्त भूगोल का आयोग का गठन कब किया गया था। 1956 में, 1976 में, 1952 में, 1961 में। ये किया गया था आपको 1956 में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। 1958 देखिए, स्थलाकृतियों के निर्माण में भू वैज्ञानिक संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है जो स्थलाकृतियों के प्रतिबंधित होती है। ये कथन किसने दिखा था आपका, डेविस ने, पेंगने और थार्नबरी ने, या जेम्स हंटर ने। तो ये कथन दिया था आपके थार्नबरी ने। किसने दिया था आपके थार्नबरी ने यह कथन दिया था आपका, स्थलाकृतियों के निर्माण में भू वैज्ञानिक संरचना एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक है जो स्थलाकृतियों में प्रतिबंधित होती है, थार्नबरी के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या आपका, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करने में सूची पृष्ठ में लेखक दे रखे, सूची सेकंड में आपकी पुस्तकें आई थी आपकी 59 के अंदर। तो देखिए आपका उलरीज एवं मॉर्गन है, कौन आपके उलरीज एवं मॉर्गन, इनकी पुस्तक का क्या नाम था ये हमें बताना है। तो इनकी पुस्तक का नाम था आपका स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। थार्नबरी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था आपका, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सा आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक है, वो आपकी किसकी है, थार्नबरी की पुस्तक है। आरजे स्मॉल, इनकी पुस्तक का नाम क्या था आपका, इनकी पुस्तक का नाम था आपका द स्टडी ऑफ लैंड फार्म्स, द स्टडी ऑफ लैंड फार्म्स। ये आपके आरजे स्मॉल की पुस्तक है। और वो वाल्थर पेंग है, इनकी पुस्तक का नाम क्या हो गया आपका, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंड फार्म्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, प्रकारिकी के आधार पर स्थलाकृतियों की संकल्पना में हॉलबर्ग ने कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं किया है। हॉलबर्ग के अनुसार बताना हमें कौन सा प्रकार इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। तो देखो, इन्होंने सरल स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया, आपके बहुत चक्रीय स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया, आपकी अनावर्त स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया, लेकिन द्वितीय स्थलाकृतियों को सम्मिलित नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा बल वर्ध संचलन को प्रभावित नहीं करता है। आपके वर्ध संचलन को प्रभावित नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल, समर्पण बल, घर्षण बल या उत्प्लावन बल। तो कौन सा बल है वो जो आपके वर्ध संचलन को प्रभावित नहीं करता, वो नहीं करता आपको उत्प्लावन बल। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 61 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका, नंबर 62 क्या है अपना, 62 देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 62 था अपना, वर्ध संचलन की संक्रियता के कौन से कारक है। जो आपका वर्ध संचलन है, वर्ध संचलन की संक्रियता के कौन से कारक है ये हमें बताना है। तो पहला कारक दे रखा है आपका, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थ के टिकने के आधार पर हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। तो कौन कौन से कारक हो गए आपके, चारों कारक हो गए। तो 62 आंसर क्या हो जाएगा आपका, अप्रोच सभी। तो आपके वर्ध संचलन की संक्रियता के कारक थे, वो थे आपके, पहला कारक था आपका प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थ के टिकने के आधार का हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। ये आपके वर्ध संचलन संक्रिया के कारक थे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपका, चट्टानी खंडों का तीव्र गति से स्थानांतरित होना कहलाता है। जो आपका चट्टानी खंड है, कौन सी खंड, चट्टानी खंड है, इनका तीव्र गति से स्थानांतरित होना, यानी बहुत जल्दी से दूसरी जगह पर जाना, उनका क्या कहलाता है आपका, सेल सर्पण कहलाता है, मलबा सर्पण कहलाता है, सेल एवलांच कहलाता है, या सोली फ्लक्शन कहलाता है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, वो सेल एवलांच कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया, चट्टानी खंडों की तीव्र गति से स्थानांतरित होना सेल एवलांच कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 64 क्या था आपका, रेगिस्तानी एवं अर्ध रेगिस्तानी प्रदेशों में इनमें से अपसे का कौन सा कार्य मुख्यतः होता है। अपसे का कौन सा कार्य जो मुख्यतः होता है, वायु एवं ताप द्वारा अवदलन। तो यही होता है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा।
बाकी देखो तुषार कणों द्वारा बड़े टुकड़ों से विघटन नहीं होता, वर्षा जल द्वारा चट्टानों का टूटकर बिखरना भी नहीं होता, सिलिका का पृथक्करण भी नहीं होता। तो आपका 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 65 था आपका, हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी स्थित है। ये आपका ज्वालामुखी है कौन सा, हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी, वे कौन से महासागर में स्थित है। आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, या हिंद महासागर में स्थित है, या आर्टिक महासागर में स्थित है। तो ये आपका जो ज्वालामुखी है ये अपने प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या आपका, वनस्पतियों के सड़ने से निर्मित ह्यूमिक अम्ल द्वारा चट्टान के कुछ पदार्थों का सालन और चट्टानों का कमजोर होना टूटना किस प्रकार का अपक्षय है। यानी कि जो आपकी चट्टान है उन चट्टानों का सालन, एक तो सालन होना और एक चट्टानों का कमजोर होना टूटना किस प्रकार का अपक्षय होता है। ये जैविक अपक्षय होता है, यांत्रिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है, या जैव रासायनिक अपक्षय होता है। तो ये होता है आपका जैव रासायनिक अपक्षय। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरीक्रस्ट किस अपक्षय द्वारा निर्मित शिलाकृति है। कौन सी शिलाकृति आपकी ड्यूरीक्रस्ट, जो आपकी ड्यूरीक्रस्ट है वो शिलाकृति आपकी रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित है, जैविक अपक्षय द्वारा निर्मित है, या भौतिक अपक्षय द्वारा निर्मित है, या तुषार क्रिया द्वारा अपक्षयन है। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ये रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित है। कौन सी शिलाकृति आपकी ड्यूरीक्रस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 68 था, नीचे दी गई शिलाकृति अपक्षय द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, आपकी अपक्षय द्वारा निर्मित है। इसे किस नाम से संबोधित करते हैं। ये जो शिलाकृति दे रखी है हमें, इसे किस नाम से संबोधित करते हैं ये आपको बताना है। टोर द्वारा, टेफोनी द्वारा, स्क्री द्वारा, या वार्निश द्वारा। तो 68 में किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको करते हैं आपकी टोर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 कथनों पर हमें विचार करना है। तो कथनों पर हम विचार करते हैं। पर्वतीय अग्रभाग में निर्मित मंद ढाल वाला भाग पेंडिमेंट कहलाता है। पेंडिमेंट आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में भी आता है। तो पर्वतीय जो अग्रभाग है उसमें निर्मित आपको मंद ढाल है उसको क्या कहते हैं, आपके पेंडिमेंट कहते हैं। ये भी तो बिल्कुल सही बात है, इसको पेंडिमेंट कहते हैं। पेंडिमेंट के निर्माण में सरिता का क्षैतिज अपर्दन, सरिता मतलब नदी का अपर्दन एवं चादरी बाढ़ के दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। यस बिल्कुल सही बात है ये भी, कि आपके जो आपका पेंडिमेंट है इसका निर्माण आपकी सरिता का क्षैतिज अपर्दन एवं चादरी बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है पेंडिमेंट का निर्माण। तो 1 और 2 दोनों से, ये तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है था आपका, रेगिस्तानी मरुस्थल में मानव जैसे सागर स्थित द्वीप, उक्त कथन किसकी परिभाषा है। छत्रकशिला की, या बोर्नहाट की, या भूस्तंभ की, या ज्यूगेन की। तो 70 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी बोर्नहाट की परिभाषा है। कौन सी, आपकी रेगिस्तानी मरुस्थल में मानव जैसे सागर स्थित द्वीप, ये परिभाषा दी थी आपकी बोर्नहाट ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, ऑर्थर होम्स द्वारा कॉक्स कोब, कौन सा ऑर्थर होम्स है, इनके द्वारा कॉक्स होप का किस अपर्दन शिलाकृति को कहा जाता है। भूस्तंभ को, ज्यूगेन को, या यारडांग को, या मशरूम रो को। तो ये कहा जाता है आपके यारडांग को, क्या कहा जाता है आपका कोस्कोप, और किनके द्वारा, ऑर्थर होम्स के द्वारा ये कहा गया है। तो 71 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 72 था आपका, निम्न में से कौन सी विशेषताएं बरखान की है जो कोट द्वारा सही उत्तर का चयन करता है। तो जो बरखान की आकृति कैसी होती है, ऐसी अर्धचंद्राकार आकृति होती है। अनुप्रस्थ एवं अर्धचंद्राकार आकृति होती है। यस बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ होती है, अर्धचंद्राकार होती है। चूरों के बालेरी में ज़्यादा पाई जाती है, अपने राजस्थान में। तो इनके किनारे हवा की दिशा में सिंह की तरह निकले होते हैं। जो देखो यहाँ पर, देखो ये सिंह की तरह निकले होते हैं। ये देखो अपने आगे के भाग, ये भी बिल्कुल सही है आपका। पवन मुखी डाल सामान्य अवतल होते नहीं, पवन विमुखी डाल खड़ा एवं अवतल होते नहीं, उल्टा दे रखा है। और मध्य भाग में ऊंचाई सर्वाधिक होती है। जो इनके मध्य भाग में जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, आपकी सर्वाधिक होती है। तो ये आपका सही है। तो हमें क्या पूछा था, सही विशेषता पूछी थी। 1, 2 और 5 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका, निम्न में से कौन सी पवनानुवर्ती बालुका स्तूप की विशेषता नहीं है। जो आपकी पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है इनकी विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये आपकी पवन की दिशा की समानांतर होते हैं पवनानुवर्ती, ये बिल्कुल सही बात है। पवनानुवर्ती ढाल तीव्र वह पवन विमुखी ढाल मंद होती है, ये उल्टा दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। आंतरिक मरुस्थलीय भागों में निर्मित होते हैं। आपके पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है कहाँ पर निर्मित होते हैं, आपके आंतरिक मरुस्थल के भागों में निर्मित होते हैं। अनुदैर्ध्य रेखा रेखीय स्तूप, ये भी इनकी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है,
ये आपके ऑप्शन नंबर 2 वाली विशेषता नहीं है। पवनों की ढाल तीव्र व पवनों की ढाल मंद होती है, उल्टा दे रखा है इनको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है हमें, कथन ए और कथन बी दे रखे हैं। शिप, शिप आपके बरखाना उनको बोलते हैं शिप। शिप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप एक प्रकार है, ठीक है। तो आपका जो शिप है, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का एक प्रकार तो नहीं है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। शिप स्तूप स्थानांतरित बालू का स्तूपों की श्रृंखला में कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इसमें देखो ये तो गलत है, आर सही है, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से हमाद है, हमाद है, हमाद क्या होता है आपका, वायु द्वारा निक्षेपित बालू का स्तूप, लीबिया का चट्टानी मरुस्थल, अमेरिका में शिप बालू का स्तूप, या चीन में लोइस का जमाव। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका लीबिया में जो आपकी चट्टानी मरुस्थल है ये आपकी हमाद कहलाता है, और राजस्थान में आपके जैसलमेर बॉर्डर वहाँ पर पाई जाती है आपकी हमाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका, निम्न में से कौन सी वायु निर्मित अपरदनात्मक स्थला करती है। कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करना है हमें, तो कूट द्वारा सही उत्तर का हम चयन करते हैं। देखो वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थला करती है, ये तो आपकी वार्तगर्त है, इंसेल वर्ग भी है आपकी, मशरूम शिला भी है आपकी, एपोर्ट रेत नहीं है, उर्मी का चिन्ह भी नहीं है आपकी भू स्तंभ पे। तो कौन सी होगी आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 और 6, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। पथरीले मरुस्थल में 8 अपघर्षित फलक वाले बोल्डर को क्या कहलाते हैं आपके, वेंटिफेक्ट कहलाते हैं, प्रस्तर जाला कहलाते हैं, लेपेले कहलाते हैं, या कोलास्मिका कहलाते हैं। तो 77 का आंसर हो गया वेंटिफेक्ट कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका, डेविस के भौगोलिक अपवर्तन चक्र में तरुणावस्था के संबंध में कौन से कथन सही है। कूट द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो पहला दे रखा है आपका कथन, देखो ढाल खड़ा व मंद वेग, ये आपका नहीं है। खड़ा ढाल व श्रेता दिग्गीकरण होता है, ये आपका बिल्कुल सही है डेविस के अनुसार। गाठी गर्तन एवं सापेक्ष ऊंचाई में वृद्धि, ये भी आपका डेविस के अनुसार सही है। किनारे उत्तल एवं निरपेक्ष ऊंचाई में कमी, ये आपका गलत है। तो आपके 2 और 3 सही है, तो आपको सही पूछा था, सही उत्तर का चयन करना है। 2 और 3 देखो कौन से ऑप्शन में आ गए, 2 और 3 आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या आपका, स्थलखंड उत्थान की दर तथा अपवर्तन एवं परिवहन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफलन होता है। उक्त कथन किस विद्वान का है आपके, WS डेविस का, पेंग का, थार्न बरीका, या पोवेल का। तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेंग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। डेविस का पेली प्लेन है, जो आपका डेविस है उनका पेनी प्लेन क्या है, देखो पवन द्वारा निर्मित मैदानी भाग नहीं, ये नहीं है उनका। भूमिगत अपरदन द्वारा निर्मित मैदानी भाग, ये भी नहीं है। बाढ़ के द्वारा निर्मित मैदानी भाग, ये नहीं है। अपरदन की अंतिम अवस्था में निर्मित मैदानी भाग, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। डेविस का पेनीप्लेन है वो क्या आपका अपरदन की अंतिम अवस्था में निर्मित मैदानी भाग को क्या बोला जाता है, उनकी पेनीप्लेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका, कटमई ज्वालामुखी स्थित, आपका जो कटमई ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सा ज्वालामुखी, कटमई ज्वालामुखी स्थित आपके चिली में है, अलास्का में, हवाई में, या सिसिली में है। तो ये है आपके अलास्का के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ओगेन कल गोर्ज कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, केरल में, या तमिलनाडु में। तो ये स्थित है आपके तमिलनाडु के अंदर। कौन सा आपके होगेनिकल गोर्ज है, ये कहाँ पर स्थित है, आपकी तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 क्या है आपका, 83 आपका देखो नदी की युवा अवस्था की स्थलाकृतियों में कौन सा कथन सही है। कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करना है हमें, तो कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करते हैं। नदियों की युवा अवस्था में घाटियों के किनारे अवतल ढाल वाले होते हैं, अवतल ढाल वाले नहीं होते हैं, ये तो आपको गलत है। हिमालय क्षेत्र में सिंधु मध्य एवं मध्य भारत में नर्मदा नदी गोर्ज का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। हिमालय क्षेत्र में आपकी सिंधु नदी गोर्ज का निर्माण करती है, और भारत में आपकी नर्मदा नदी गोर्ज का निर्माण करती है। जल गति का नदी घाटियों में लंबवत अपरदन के लिए मुख्य अपरदनात्मक प्रक्रिया है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या है आपका, निम्न से कौन सी नदी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ है, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो गोर्ज है, ये भी आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ है। अंतर्ग्रथिक पर्वत स्कंद है, ये भी आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। सिपरी का ये भी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, और प्राकृतिक तटबंध नहीं है, और बाढ़ का मैदान भी नहीं है, और जल गति का भी आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी हो गई, 1 2 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 84 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम।
नदी की तली में जगह जगह अवसादों के निक्षेपण से निर्मित टीलेनुमा आकृतियाँ खिलाती है। बालू रोधिया खिलाती है, तटबंध खिलाती है, या मोनेट रेना खिलाती है, या जलोढ़ शंकु खिलाती है। तो ये खिलाती है आपकी बालू रोधिका। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या आपका, निम्न में से कौन सी नदी दंताकार डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है जो आपकी जो दंताकार डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी नदी, हडसन नदी, मैकेंजी नदी, या टाइबर नदी? तो वो नदी है आपकी टाइबर नदी। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नदियाँ दे रखी है, सूची सेकंड में आपका डेल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर देखो डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी पे कौन सा डेल्टा बनाती है? आपकी चापाकार डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर 4। तो पहले में 4 आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे आपकी। मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी क्या करती है? आपकी पंजाकार डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है? आपकी पंजाकार। तो 1 आएगा, दोनों में 1 है। रियो ग्रांडे नदी है आपकी, रियो ग्रांडे नदी क्या बनाती है? आपकी ये रूठित डेल्टा बनाती है। 2 आएगा, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी हडसन नदी है, ये जवार नदमुखी नदी डेल्टा बनाती है। तो आपका आंसर हो गया इसमें 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 है आपका, निम्न में से कौन सी नदी नवोन्मेष से निर्मित शिलाकृति है? किसे निर्मित? आपकी नवोन्मेष से निर्मित शिलाकृति कौन सी है आपकी? तो यहाँ पर 88 देखो कौन सी आपकी, देखो आपकी नदी वेदिका भी है, अध्यय कर्तृत्व विसर्ग भी है आपका, निक पॉइंट भी है आपका, और उत्तित संप्रदाय मैदान भी है, और बेमेल विसर्ग भी है। तो आपकी सभी स्तर ये जो दी हुई अपनी शिलाकृतियाँ, ये सभी आपकी नवोन्मेष द्वारा निर्मित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका। 89 क्वेश्चन था आपका, प्लंज पूल क्या है? आपका जो प्लंज पूल है उसको क्या कहा जाता है? आपका इसको कहा जाता है आपका जलप्रपातों के नीचे आधार पर बने गहरे कुंड को क्या कहा जाता है? आपका प्लंज पूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, नदी के धरातल के में धनात्मक परिवर्तन होता है। जो आपका नदी का धरातल है उसमें धनात्मक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका जो समुद्र तल का नीचा होना, समुद्र तल का ऊपर उठना, नदी में अवसाद बढ़ना, या स्थलखंड का ऊपर उठना, तो वो होता है आपका समुद्र तल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? आपका धनात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 91 है, देखो हिमनद के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें हिमनद के बारे में कथन बताना है, कौन सा संबंध में सही है। कूड़ द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। देखो हिमनद गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हिमनद क्या होती है? आपकी गतिशील होते हैं। हिमनद है वो क्या होते हैं? आपके गतिशील होते हैं। हिमनद के किनारों की अपेक्षा मध्य भाग अधिक गतिमान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमनद का जो किनारों की अपेक्षा मध्य भाग क्या होता है? आपका अधिक गतिमान होता है। तीसरा दे रखा है हिमनद तली की अपेक्षा सतह पर अधिक गतिमान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो आपका हिमनद है वो तली की अपेक्षा सतह पर अधिक गतिमान होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट से। तो हमें कथन पूछा था कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सड़क निर्माण के ब्रग-श्रुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन से सिद्धांत का? आपके ब्रग-श्रुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके टिंडल ने, जॉनसन ने, या डी मार्तोनी ने, या रेमंची ने? तो ये क्या था आपका? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 93 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म हिमनद की अपरदनात्मक शिलाकृतियों से संबंधित है? आपके कौन सा है? वो आपका है गिरीश रंग, हिमानी कोल, और पेंटरनास्टर झील, और सरख। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 93 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित शिलाकृतियाँ कौन सी है? ये आपकी जो शिलाकृति देखिए वो कौन सी शिलाकृति है आपकी? तो यहाँ पर देखो ये सरख है, हॉर्न है, या ब्रग-श्रुंड है, या आर्यत है? तो ये आपकी शिलाकृति आपकी ब्रग-श्रुंड। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्रग-श्रुंड का सिद्धांत किसने दिया था? आपकी जॉनसन ने। किसने दिया था? हमें जॉनसन ने दिया था आपकी ब्रग-श्रुंड का सिद्धांत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट के निम्न में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? आपकी सरख का है, केम का है, हॉर्न है, या हमक है? तो ये सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपकी हॉर्न का उदाहरण है। आपकी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट 8,848 पॉइंट कुछ है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 के आपके प्लेइस्टोसीन हिमकाल में उत्तरी अमेरिका में हिमयुगों का सही क्रम बताना है हमें। उत्तरी जो आपकी अमेरिका है इसमें आपकी प्लेइस्टोसीन का हिमकाल है, उनमें से हिमयुगों का सही क्रम बताना है, तो कौन सा आपका युग्म हो जाएगा? देखो सबसे पहले आपका नेब्रास्कन है, फिर कंसान है, फिर आपका इलिनॉयन है, फिर आपका विस्कासिन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
सही क्रम हो जाएगा आपका हिमयुगों का नेब्रा स्कन कैंसान एलियन वाइन और आपका विंस कालीन कासिन। ठीक है, विंस कासिन। नेक्स्ट देखो आपका रूठित पर्वत स्कंद का संबंध इसे आपके अभी हमने देखा था रूठित पर्वत स्कंद के बारे में, कौन से पर्वत को बोला जाता है। ऊपर आपका क्वेश्चन आया था एक, हिम नदी द्वारा निर्मित या नदी द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित या भूमिगत जल द्वारा निर्मित। जो आपके रूठित पर्वत स्कंद है वो किससे संबंधित होते हैं, वो आपकी हिम नदी द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 क्या है आपका, निम्न में से कौन सी हिमानी गोत की निक्षेपात्मक आकृति नहीं स्थलाकृति नहीं है, एस्कर अवक्षेप मैदान या ड्रमलीन या मक। तो आपका 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ड्रमलीन आकृति है वो स्थलाकृति है, वो आपकी निक्षेपात्मक नहीं है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 99 आया था निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है, हमें सत्य कथन कौन सा है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो युवावस्था जलप्रपात सिप्रिकाए वी आकार की घाटी और शंकरी बाढ़ के मैदान, तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा भी देखो आपका प्रौढ़ावस्था गहरी वी आकार की घाटी और विस्तृत बाढ़ का मैदान, ये भी आपका सही है। वृद्धावस्था प्राकृतिक तटबंध और नदी सरफ और सिपरे का आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है सत्य कथन। तो आपका 1 और 2 सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 99 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है हमें। सत्य कथन कौन सा आपका, नदी व अधिकाय मुख्यतः अपतनिक स्थल रूढ़ है जिनका निर्माण पुनर्युगन कारण लंबवत अपरदन से होता है। नदियों के पार्श्व अपरदन के फलस्वरूप नदियां वक्रित होकर बहती है जिसे नदी इस तरफ कहा जाता है। तो 100 में आपका आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य है, आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 क्या आपका, भूकंप के सामान्य नियम के अनुसार पी और एस तरंगों के अंकन में एक सेकंड का समय अंतराल भूकंप की मूल गहराई बताता है। कितनी गहराई आपकी, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 32 किलोमीटर। तो ये बताता है आपका 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102, नदी की परिवहन शक्ति निर्भर करती है, जो आपकी नदी की परिवहन शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है ये हमें बताना था। तो परिवहन शक्ति समानुपाती नदी का वेग का स्क्वायर नहीं होता, आपका वेग की पावर 6 होती है। तो परिवहन शक्ति समानुपाती नदी के वेग की पावर 6, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 102 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, पृथ्वी पर बाह्य प्रक्रमों में संचलन की प्रक्रिया का उचित क्रम है। जो आपकी पृथ्वी पर जो बाह्य प्रक्रमों में संचलन की प्रक्रिया है उसका उचित क्रम हमें बताना था। तो देखो पहला दे रखा है अपरदन अपसे परिवहन विशेषण निक्षेपण नहीं, अपसे परिवहन अपर्दन निक्षेपण भी नहीं, अपर्दन परिवहन निक्षेपण अपसे नहीं, पहले चोट अपसे आएगा, पहला आएगा अपसे, फिर आएगा अपवर्तन, फिर आएगा आपका परिवहन, फिर आएगा आपका निक्षेपण। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्या था आपका, वह नदी जो अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में अपना तलीकरण समुद्र तल के बराबर स्थापित कर लेती है वह कौन सी आपकी, परवणित नदी, पूर्ववर्ती नदी, पूर्वारोपी नदी या परवर्ती नदी। तो 104 में आपका आंसर हो जाएगा आपका परवणित नदी है, वो आपकी जो अपवर्तन चक्र की अंतिम अवस्था में अपना तलीकरण समुद्र तल के बराबर स्थापित कर लेती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया 104 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या आपका, आधार तल के संबंध में होने वाला परिवर्तन दर्शाता है। जो आपका आधार तल है उसके संबंध में होने वाला परिवर्तन है वो क्या दर्शाता है ये हमें बताना था। तो ये देखो आपका धनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप तटीय भाग का निम्नजन होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। ऋणात्मक परिवर्तन में तटीय भागों का निर्गमन होता है, क्या होता है आपका, निर्गमन होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। धनात्मक परिवर्तन से नदी प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में पहुंच जाती है, नहीं प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में नहीं पहुंच पाती, ये आपका गलत है। तो आपका कथन सत्य पूछा था, तो सत्य कथन 1 और 2 सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। नदीय प्रक्रिया में अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक जनित स्थलाकृति कौन सी आपकी, ये बताना था हमें। तो आपका तटबंध नहीं है, आपके विस्तार पर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 106 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम। 107 क्या आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन का हमें चयन करना था, सत्य कथन कौन सा आपका। तो देखो फियोर्ड तट हिमानी की जलमग्न घाटियाँ, ये बिल्कुल सही है आपका। जो फियोर्ड तट है वो हिमानी की जलमग्न घाटियाँ हैं, वहाँ पर रिया तट के ऊपर क्या आपकी नदी की जलमग्न घाटियाँ स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। या डोलोमेशिया तट के ऊपर क्या आपकी पर्वत श्रेणी की जलमग्न तट स्थित है, तो ये आपकी तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका, स्रक
का उनके स्थान के संबंध में असत्य कथन चयन करना है, हमें असत्य कथन बताना है सर के स्थान पर। जो कम्बरलैंड कम्बो, ये बिल्कुल सही है आपका। स्कॉटलैंड कोरी, ये भी सही है आपका। जर्मनी कैसेल आपका गलत है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा आपको। और आपका वेल्स कवम आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 109। पेंडिमेंट के निर्माण में एक से अधिक प्रक्रियाओं का योगदान माना जाता है। जो एक से अधिक आपकी प्रक्रिया हैं उनका योगदान क्या माना जाता है आपका? लासन माना जाता है, मैगी माना जाता है, गिलबर्ट माना जाता है, किर्क माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका किर्क, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना, देश दे रखा है और पलाया दे रखा है। तो पलाया दे रखा है और देश दे रखा है। पहला दे रखा है हमें सारा, क्या दे रखा है हमें? सारा दे रखा है। तो वो किस में आता है आपका? शॉर्ट या शॉर्ट्स में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें होगा। तो देखो आपका 4 और 2 तो कैंसिल हो गए। और फिर देखो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का पलाया कौन सा आपका? सेलिनास। तो आपका 3 आएगा, तो दोनों में 3 आ रहा है। अरब है, अरब है, इसमें क्या आएगा आपका? खबारी, ऑप्शन नंबर 1। इसमें 4 आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। और भारत में क्या बोला जाता है? इसको पलाया बोला जाता है। भारत में तो याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका। देखो आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताता हूँ। अब शीत चट्टान के पदार्थ को पवन गति द्वारा मूल स्थान से हटाना, ये बिल्कुल सत्य। तो दूसरा आपका क्या कहलाता है? दूसरा दे रखा है रेत द्वारा प्रहार गति से अपसेत चट्टान के पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है पवन गति द्वारा चट्टानी खंडों का आपस में टकराकर टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उपरोक्त में से सही क्रम बताना था हमें। तो देखो सही क्रम देखते हैं हम। तो देखो आपका अपसेत चट्टान के पदार्थ का पवन गति का मूल स्थान से हटाना तो क्या कहलाता है? आपका अपवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अपवहन कहलाता है। और रेत द्वारा प्रहार गति अपसेत चट्टान के पदार्थों का अलग होना क्या कहलाता है? आपका अपघर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अपघर्षण कहलाता है। और पवन गति द्वारा चट्टानी खंडों का आपस में टकराकर टूटने की प्रक्रिया कहलाता है आपका क्षत्रियघर्षण कहलाता है आपका क्षत्रियघर्षण। तो देखो आपका अपन अपघर्षण या क्षत्रियघर्षण किसमें होता है आपका? ऑप्शन देखते हैं आगे। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 के आंसर हो जाएगा आपका अपन अपघर्षण और क्षत्रियघर्षण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या है आपका? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है कि सुमिलित नहीं है? जो आपके निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, यह हमें बताना था। पहला दे रखा देखो लूनेट। तो लूनेट तो आपका बिल्कुल सही, पवन स्थला करती है। या दंड है, ये आपके सुस्त स्थला करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शंखपुच्छ है, ये आपकी हिमानी स्थला करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन टेफो नहीं है, ये आपके ज्वालामुखी स्थला करती नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा असत्य क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। मरुआर्निस का विकास होता है। जो आपका मरुआर्निस है इसका विकास होता है आपका उष्ण कटिबंध शुष्क क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 114 क्या आपका? स्थल रूप से विकास की अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है आपका तरुणावस्था में, प्रथम प्रौढ़ावस्था में, अंतिम प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में। तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 तरुणावस्था में होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 115 क्या आपका? गहरे लंबे एवं स्थित गर्त के जिनके शीर्ष दीवार खड़े डाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें कहते हैं आपके सड़क कहते हैं, पार्श्व रिमोट कहते हैं, ड्रेमलिंग कहते हैं या एस कर कहते हैं। तो 115 का आंसर हो जाएगा आपका सड़क कहते हैं उनको। और नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 116 क्या था आपका? निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का कथन बताना। देखो सिर्फ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है, बिल्कुल राइट है। अनुदैर्ध्य टिब्बों में रेत की आपूर्ति अधिक एवं पवनों की दिशा अस्थायी होती है, ये आपका गलत है, अस्थायी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। ढाल विकास के संबंधित समानांतर निवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका जो समानांतर निवर्तन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? पेंक ने, डेविस ने, गिलबर्ट ने या एल.सी. किंग ने? तो ये क्या था आपके? पेंक ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार किया कूट द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो आपको वर्ध संचलन के लिए अब से अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल राइट बात है, परंतु इसे बढ़ावा देता है, बिल्कुल राइट बात है ये। वर्ध संचलन अपेक्षित ढालों पर अन्य अपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से कौन सा वर्ध संचलन की संक्रियता के कारक है?
कौन सा जो वर्त संचलन की संक्रियात्मक कारक है आपके पदार्थों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, ये आपका कारक है। अत्यधिक वर्षा, स्फूर्ति एवं ढाल के पदार्थों का संहनन द्वारा उत्पन्न अतिभार, ये भी आपका कारक है। भूकंप आना भी कारक है। अनुप्रस्थ विस्थापन भी आपका कारक है। तो 1 2 3 4 चारों कारक, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। देखो, अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन क्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। किनके द्वारा नियंत्रित होती है? आपकी गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नदी, पवन एवं हिम नदी का अपर्दन कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित होता है। किनके द्वारा नियंत्रित होता है? ये आपके जलवायु द्वारा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन से कथन सही से है? कोड द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो, आपको पलायक में लवणों के समृद्ध निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल राइट। मरुभूमियों में मैदानों में उथली जल झीलें पाई जाती है। कौन सी झीलें पाई जाती है? आपकी उथली जल झीलें पाई जाती है, ये भी आपका राइट सही कथन है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लवणों से भरा क्षेत्र कलर भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका कलर भूमि कहलाता है, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 था क्वेश्चन आपका। पवन की अपघर्षण क्रिया की गहरी एवं विस्तृत वार्तगर्त बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है आपका पदस्थली, गुहा या ड्राई कांटर या यार्ड डंग। तो ये कहा जाता है आपका 122 में आंसर हो जाएगा, आपका गुहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, मरुस्थलों में पवन अपघर्षण से निर्मित पतले आधार पर विस्तृत मेजनुमा शीर्ष जैसी आकृति के अवशेष कहलाते हैं आपके पिट्टिका सेल, अपवहन गर्त, प्रस्तर जालक या शिप। तो ये कहलाते हैं आपके पिट्टिका सेल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, भू संकलन है वो क्या कहलाता है? आपका तीव्र एवं अवगम्य संचलन, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। अब सर्पण है वो क्या कहलाता है? आपका ढाल के सारे पश्चे आवर्तन के साथ सेल मलबा का फिसलन, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। सेल स्खलन क्या कहलाता है? सस्तर भ्रंश के नीचे फर्तक सेल का संचलन, ये भी आपका राइट है। लेकिन सेल पतन है, सेल पतन आपकी तीव्र ढाल के सारे सेल खंडों का फिसलन नहीं कहलाता, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, जूजेन बनाता है आपका, जो जूजेन है वो बनाता है आपका, क्या बनाता है आपका? ये मुलायम तथा कठोर चट्टानों की क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण द्वारा। तो आपका जूजेन है वो बनता है किनके द्वारा? आपका मुलायम तथा कठोर चट्टानें होती है, उनके क्षैतिज परतों के बीच जो पवन अपघर्षण होता है, इनके द्वारा आपके जूजेन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 126 आपका कोट है आपका। तो पहला दे रखा है आपका स्थलाकृति, दूसरा आपको दे रखा है भूआकृति। तो हिम नदी है वो आपका बनता है आपका अरेंत कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अरेंत कहलाता है। और आपका जो नदी नवोन्मेष है वो कहलाता है आपका अंतः कर्तित्व विस्रव कहलाता है। नदी है, नदी क्या कहलाती है आपकी? नदी कहलाती है आपकी जलोढ़ पंख रूपी प्रसार। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तोड़ क्या कहलाता है आपका? या दंड कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 4 1 2। तो ऑप्शन देखो 3 4 1 2 कौन से में आपका? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये में वापस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखो आपका द्रास है, द्रास का कहलाता है आपका पवन निक्षेपणार्थ कहलाता है, 3 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए आपके। बॉर्नहट है, तो बॉर्नहट क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका पवन अपरदनात्मक कहलाता है, 1 आएगा। तो दोनों में कार है। उत्पाटन कहलाता है, उत्पाटन क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका हाइड्रोलिक एक्शन कहलाता है, 4 आएगा। तो इसमें देखो क्या आ रहा है? 2, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बालसन आपका अंतर प्रतिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में परिक्रम दे रखी है और सूची सेकंड में भू आकृति दे रखी है आपकी। तो 128 में देखिए आपका नदी अपर्दन, ये आपका संरचनात्मक सोपान होता है। नदी निक्षेपण, ये आपका तटबंध होता है। और हिम नदी निक्षेपण, हिम नदी निक्षेपण क्या होता है आपका? यह होता है आपका हिमवानी गोत मैदान। और पवन क्या होता है आपका? वेंटिफेक्ट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 128 में? 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अप्रदनीय गतिविधियों द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ कहलाती है आपकी, कौन सी कहलाती है आपकी? पहला ऑप्शन दे रखा है यार्डांग और स्तंभ, ये आपकी कहलाती है भूआकृतियाँ जो अप्रदनीय द्वारा निर्मित होती हैं। स्रग द्वारा बरखा नहीं कहलाता, अरेंटी अस्कर भी नहीं कहलाता, वाछिद्र के शिव डिब्बा नहीं कहलाता, संरचनात्मक सोपान और हिमानी कोल, ये भी आपकी अप्रदनीय गतिविधियों द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ हैं। तो कौन कौन सी आपकी ए और ई है? तो नीचे दो सही उत्तर का चयन करो। ए और ई देखो कौन से में। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा
129 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। संगठन दे रखे और मैदान दे रखे हमें। तो जो ऐसा मैदान जिसमें अधिकांशतः नदी जलोढ़ द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है आपका बाढ़ग्रस्त मैदान। क्या कहलाता है आपका बाढ़ग्रस्त मैदान। 3 आने का, तो एक इसमें देखो पहला 3 नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतीय अवशिष्ट है, वो क्या कहलाता है आपका सिल्वर कहलाता है। पवन क्रिया द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है आपका लोहित मैदान कहलाता है। हिमानी अवसादों के जमाव से बना मैदान क्या कहलाता है आपका हिमानी गोत मैदान कहलाता है। तो 3 4 1 2 और 3 4 2 1 आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपका आंसर हो गया। ये आपकी 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए। अब आपके आगे क्वेश्चन है पेडागोजी के। अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटैक्स में कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम के में प्रकाश डालता है, वो डालता है आपके संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, शिक्षण वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा वह व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, तो वो किसके लिए आपके संप्रति संप्राप्ति प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखो 33 देखो आप, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रतियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है आपके लिए, तो वो उपयुक्त है आपके अग्रिम संगठन प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, वैज्ञानिक पूछताछ पर शिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो आपको देखो ज्ञान शाश्वत नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। किसी प्रश्न द्वारा कोई एक उत्तर नहीं होता, किसी बात को कहने के बहुत प्रकार के ढंग हो सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आप किस प्रकार को अपने व्यक्तियों को व्यक्त करते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं उसके। सामान्यतः हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूछताछ प्रक्रिया में सहायता लेते हैं। बिल्कुल राइट बात है, हम किसी न किसी की सहायता जरूर लेते हैं कि मैं ऐसा काम कर लूँ या नहीं करूँ। तो ये चौथा देखो आपको पूछताछ प्रक्रिया में पारस्परिक सहयोग की कोई भूमिका नहीं होती। देखो पारस्परिक सहयोग की भूमिका तो होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। सहयोग के द्वारा ही हम परामर्श के द्वारा ही हम अपने कार्य को संपन्न कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है आपका जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण और श्रेष्ठीकरण, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण एवं चयन, ये भी बहुत ज़्यादा है। आकलन एवं मूल्यांकन है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, वैज्ञानिक परीक्षा इंक्वायरी मॉडल में रचनात्मक सिंटैक्स के से निम्नलिखित में से कौन सा चरण संबंधित है। तो आपको विद्यार्थी उदाहरण देते नहीं, विद्यार्थी कठिनाई सुलझाने में तरीकों पर विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका इससे संबंधित आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, अग्रिम संगठन प्रतिमान के संदर्भ में प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ है। प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ क्या होता है, विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं फिर विशिष्ट किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 के आपका, शिक्षण प्रतिमान के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना है। असत्य कथन कौन सा हमें, देखो इन्हें विशेष उद्देश्यों की बजाय सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित किया जाता है, यह तो आपका बिल्कुल सही है। इन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जांच के पश्चिम रूप में तैयार किया जाता है, पश्चिम रूप में तैयार नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, तो इसमें कोड था क्या, कोड था, तो ये तो असत्य हो गया। देखो पहला देखो आप 30 और देखो फिर, इनसे उचित शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। इनसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय शक्ति और परिश्रम में मितव्यता आती है, ये भी आपका सही है। इन्हें विशेष उद्देश्य के बजाय सामान्य, देखो विशेष उद्देश्य देखा जाता है, ये बजाय की वजह से ये गलत हो रहा है। प्राप्ति हेतु निर्मित किया जाता है, नहीं विशिष्ट सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नहीं, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो ऑप्शन देखो ए और बी किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 के आपका, अध्यापक एवं विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की अंतःक्रिया चलेगी, वह किस प्रकार के संबंध रहेंगे, ये शिक्षण प्रतिमान किस तत्व के अंतर्गत आते हैं, ये आपके आते हैं सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 के आपका, तो इनमें से कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा नहीं आता आपका, देखो आगमन चिंतन तो आता है आपका, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान है, ये आपके सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंदर नहीं आता। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, जोराम बुनर के संप्रति उपलब्धि प्रतिमान के अनुसार, जेरोम बुनर है उनके आपके संप्रति उपलब्धि प्रतिमान है के अनुसार संप्रति निर्माण क्रिया कब गठित होना आवश्यक है, तो वो आपके संप्रति उपलब्धि के पहले, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 के आपका, जोइसी व व्हील के अनुसार विद्यार्थी अनुभवी एवं परिपक्व हो तो संप्रति उपलब्धि प्रतिमान के किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपके
असंगठित सामग्री प्रतिमान का ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना में कौन सी अवस्था में संप्रत्यय का नामकरण किया जाता है? किस अवस्था में किया जाता है? वो किया जाता है आपके आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण एवं संप्रत्यय की पहचान। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144। अग्रिम संगठन मॉडल की संरचना में प्रथम चरण में संबंधित क्रिया नहीं है, तो आपकी देखो पार्टी उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तो है। पारस्परिक तालमेल को बढ़ावा देना आपकी इसकी क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145। प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन निम्न से किस प्रतिमान में किया जाता है? आपके अग्रिम संगठन प्रतिमान में नहीं, आगमन प्रतिमान नहीं, फर्चा परीक्षण प्रतिमान में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 क्या होगा आपका? 146 आपका देखो, जब हम कक्षा में शिक्षण मॉडल के माध्यम से पढ़ाते हैं तो प्रत्येक मॉडल द्वारा छात्रों पर कुछ निर्देशात्मक और पोषण संबंधी प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक पूछताछ मॉडल के निर्देशात्मक और पोषण प्रभावों दोनों के प्रभाव के नीचे दिए गए अनुदेशनात्मक प्रभाव का चयन करना है। तो वैज्ञानिक क्रिया तो होता है, ठीक है, रचनात्मक प्रभावना नहीं होती, अस्पष्टता की सहनशीलता नहीं होती, सीखने का स्वायत्ता होती है और रचनात्मक पूछताछ के लिए रणनीतियाँ नहीं होती। तो कौन सी होती है आपकी? 1 और 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। 147 के था आपका देखो, अग्रिम संगठक प्रतिमान के शिक्षण की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है इसके अंदर आपकी सार्थक क्रम के सामग्री प्रदान करना, सार्थक क्रम में सामग्री प्रदान करना आपके अग्रिम संगठन प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका आती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में कौन सा अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स तत्व से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? देखो, अन्वेषण प्रक्रिया को स्पष्ट करना तो है आपका, विद्यार्थियों में अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करना ये आपका संबंधित नहीं है इस अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स तत्व से, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के तत्व के लिए सही है? तो आपका देखो, केंद्र बिंदु, संरचना, सामाजिक प्रणाली और अवलंबन प्रणाली आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का, संप्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ या अथवा नहीं में के रूप में पहचान करते हैं? वो करते हैं आपके संप्रत्यय प्राप्ति प्रशिक्षण के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ये आपका पेपर -2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये अपना इधर ग्रुप है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है पेपर एनालिसिस पॉइंट, इसका लिंक हम नीचे दिए हुए हैं, उसमें आप जोड़ सकते हो। इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे बुकलेट वगैरह मिल जाती है, उनको हम डाल देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी हर चीज़ तो डालना संभव नहीं है, आप सभी भी समझदार है इस चीज़ के लिए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, थोड़ा बहुत क्या सुधार करना है वो भी बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में मैंने टेस्ट 10 का एनालिसिस करें तो उसमें सुधार करें। बाकी वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उतने ही अच्छे आपके जल्द से जल्द पूरे पेपर में मिलने की संभावना ज़्यादा प्रबल रहेगी। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है ना? तो आप भी समझदार है इसके लिए। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी आपको है कि ग्रुप में, अदर ग्रुपों में क्लास को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बताएं ज़रूर कि बाकी कलाम की जो पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विभिन्न एग्जामों में आपके जो नेट ज्योग्राफी की नेट के एग्ज़ाम होती हैं उसके भी क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाकी अलग अलग एग्जामें होती हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सभी एग्जामों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं। वो भारत जो कलाम की टीम है वो अलग से टीम बनाती है। आपके पेपर है वो एक अलग पूरी टीम है 25 जनों की, उन 25 जनों के द्वारा ये पेपर बनाए जाते हैं, ढूंढ ढांड के बनाए जाते हैं। साथ में आपके बगड़िया जी सर का भी योगदान होता है। वो फिर लास्ट में वो एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए आपकी टेस्ट सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एनालिसिस जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं।